नमस्कार साथियों, पांच का पंच के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेके फिर प्रस्तुत हूँ पांच का पंच का नेक्स्ट एपिसोड, 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उससे भी बेहतरीन उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है द मेंटल रिप्रेजेंटेशन और आइडियाज अबाउट व्हाट थिंग्स आर एंड हाउ वी डील विद देम आर कॉल्ड। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप, यह विचार, मेंटल रिप्रेजेंटेशंस और आइडियाज। तो ये सीधा सीधा हमें प्याजे की परिभाषा देखने को मिलती है, किसके लिए? स्कीमा के लिए। तो प्याजे मानसिक संरचनाओं को, मानसिक प्रतिरूप को या मानसिक विचारों को स्कीमा का नाम देते हैं। स्कीमा यानी स्कीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एज मेंटल रिप्रेजेंटेशन, तो ये सूचनाओं की कार्य योजना होती है जिसका मानसिक निरूपण हो जाता है। और इसे ये नाम देते हैं स्कीमा का। स्कीमा या कार्य योजना या अन्विति योजना। तो उत्तर यहां तीसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Which of the following operations help us to validate information? निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है? यहां प्रश्न है वैलिडेशन का, वैलिडेट इंफॉर्मेशन का, जानकारी को मान्य करना। सही है या गलत है, अच्छा है या बुरा है, क्या मूल्य है इसका, ये सब जब हम जांच करते हैं तो इसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं। इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? सूचनाओं की जांच करके उन्हें मान्य या अमान्य करते हैं। इवैल्यूएशन में वी वेरीफाई इंफॉर्मेशन एंड वैलिडेट और इनवैलिडेट इट। और यहां पे फिर हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और कॉग्निशन की बात की गई है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी हम एक से अधिक जगह एक साथ चिंतन करते हैं, अपसार करते हैं, तो इसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी अपसारी चिंतन में हम एक बिंदु के खंड करके अलग अलग जगह चिंतन करेंगे, तो इसे अपसारी चिंतन कहेंगे। वहीं अलग अलग चीजों को जब हम एक साथ लाके चिंतन करेंगे तो हम इसे कहेंगे ये अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। और कॉग्निशन तो हमारे पास हमारी कैपेसिटी ऑफ द वॉलंटरी फंक्शनिंग है, ये हमारी ऐच्छिक कार्यात्मकता की मानसिक क्षमता है, जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। उत्तर यहां पहला रहेगा, इवैल्यूएशन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन व्हाट पार्ट ऑफ मेमोरी डज चंकिंग अकर? स्मृति के किस हिस्से में चंकिंग, खंडन होता है? यहां पे हम क्या देखेंगे? जब यहां हम खंडन की बात कर रहे हैं, चंकिंग की बात कर रहे हैं, या इसको हम गुच्छन भी कहते हैं, तो ये काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। तो जो वर्किंग मेमोरी हमारी जो है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ही कहीं कहीं पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सेंसरी मेमोरी, रिसीव करेगी इंफॉर्मेशन। जो संवेदी स्मृति होती है ये क्या करती है? रिसीव करती है इंफॉर्मेशन।
ये प्राप्त करती है सूचनाएं। ये किसको भेज देती है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भेज देती है, लघुकालीन स्मृति को भेज देती है। वो इनका क्या करती है? वो इनका चंकिंग करती है, गुच्छन करती है, चंक्स बनाती है उनके, और फिर ये जैसे चंक्स बन जाते हैं तो फिर वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देती है, दीर्घकालिक स्मृति में भेज देती है। और यहां पे इसका क्या हो जाता है? यहां इसका रिटेंशन हो जाता है, यहां इसका धारण हो जाता है। तो ये हमारी स्मृति का कार्य इस तरह से होता है, ठीक है। और जो हम एसटीएम से एलटीएम में रखते हैं उसके लिए हम वर्किंग मेमोरी ही यूज करते हैं, जो जिसका हम चंकिंग करके काम में इस्तेमाल करेंगे वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता रहता है, तो ये वर्किंग मेमोरी फिर कहलाएगी हमारी। तो उत्तर यहां पहला रहेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सेम एज ग्रुप एंड शेयरिंग सिमिलर सोशल बैकग्राउंड आर नॉन एज। समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर जब हम सेम एज ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये साथियों का समूह हो गया, और जनरली ये सेम समान आयु वर्ग के हैं तो ये समान सामाजिक पृष्ठभूमि में एक जगह रहते भी होंगे, सिमिलर इनका सोशल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, तो ये पीयर ग्रुप कहलाता है, साथियों का समूह कहलाता है। अब यहां पर हमें दो और दे रखे हैं। अब अगर हम खेलने के साथी की बात करें तो खेलने का साथी कौन होता है? तो खेलने का साथी जो हमारा है वो होता है जिस समय हम खेल रहे होते हैं उस समय जो अन्य खिलाड़ी होते हैं। तो प्लेमेट्स कौन हो गए? ये हमारे हुए खेल के समय अन्य खिलाड़ी। अदर प्लेयर्स प्लेइंग विथ अस, ये जैसे अगर हम विदेश में जाकर खेल रहे हैं तो वो भी प्लेमेट्स हैं क्योंकि वो हमारे साथ खेल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें हम अच्छे से जानते नहीं है। जबकि फ्रेंड्स के बारे में, जब हम मित्र के बारे में बात करते हैं तो मित्र कौन सा होता है? जिससे हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं और हम जिसके लिए केयर करते हैं, जिससे हम विचार साझा करते हैं और जिसके लिए हम चिंता करते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसे हम फ्रेंड कहते हैं। जबकि सेम क्लास में पढ़ने वाले को हम क्लासमेट कहते हैं। यहां दो चीजें दे रखी हैं, सेम एज ग्रुप, साथ में सोशल बैकग्राउंड, सेम सोशल बैकग्राउंड। तो सोशल बैकग्राउंड जो सेम होता है वो हमें पीयर में मिलता है, वो हमें साथियों के समूह में मिलता है। तो उत्तर यहां चौथा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। What is the process by which information is lost from the long-term memory due to non-use? Non-use की बात की गई है, अनुपयोगिता के कारण समाप्त हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुपयोगिता के कारण समाप्त हो जाती है, इसे हम डीके कहते हैं, क्षय कहते हैं, कि मेमोरी डीके हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? मेमोरी डीके हो गई। फिर इसमें हमें मेमोरी लॉस के दो और तरीके बता रखे हैं, एक मेमोरी गेन का तरीका बता रहे। रिहर्सल हमारे पास क्या है? ये मेमोरी गेन का तरीका है, ये स्मृति बढ़ाने का तरीका है, ठीक है। दो मेमोरी लॉस दे रखे। डिले, डिले हमारे पास क्या होता है? एज के कारण होता है। जैसे जैसे ओल्ड एज होती जाएगी उसमें फिर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। तो इसे हम डिले कहते हैं, हमें थोड़ा समय लगता है किसी भी स्मृति को वापस याद करने में, ठीक है। अब ये बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, किसमें? तनाव के कारण। तनाव के कारण भी हमें देखने को मिलेगा, ये एंजाइटी के कारण भी देखने को मिलता है। तो वृद्ध अवस्था या तनाव के कारण स्लो, धीरे प्रक्रमण, इसे हम डिले कहते हैं, है ना। वृद्धावस्था या तनाव के कारण जो धीरे धीरे प्रक्रमण होता है तो उसे डिले कहते हैं। जबकि नई सूचना से अगर पुरानी सूचना को दिक्कत हो तो उसे हस्तक्षेप कहते हैं, या पुरानी सूचना से नई सूचना को दिक्कत हो, ठीक है।
एक सूचना से दूसरी सूचना पर प्रभाव, दोनों तरीके से हो सकता है ये, नई सूचना से पुरानी सूचना से इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तो दो तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि नई सूचना आई तो उसके कारण पुरानी सूचना हम याद नहीं कर पा रहे, पुरानी सूचना के कारण नई सूचना याद नहीं हो रही है। दोनों ही अवस्थाएं हमारी इंटरफेरेंस की कहलाती हैं, हस्तक्षेप की कहलाती हैं, और इसी को हम रेट्रोस्पेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव दो तरह की हस्तक्षेप कहते हैं, दो तरह का इंटरफेरेंस कहते हैं। तो साथियों उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे कंसेप्ट्स और ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर से समझ में आए होंगे। इसी तरह के और एपिसोड लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँगा। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।